हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो तक। आज उसी क्रम में भूगोल विषय के लेसन नंबर 4 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 4 जनसंख्या से संबंधित लेसन है। हालांकि जनसंख्या की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज उसी जनसंख्या से संबंधित व्यापक बातों का अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। जनसंख्या संरचना ये आपके लेसन का नाम है। सबसे पहले तो इस शब्द को ही समझ लेते हैं। जनसंख्या संरचना में जनसंख्या की उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मापा जा सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है जनसंख्या संरचना, जिसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है, और एक स्ट्रक्चर जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। जनसंख्या संरचना में वे सभी तथ्य, वे सभी विशेषताएं शामिल की जाती हैं जो मापी जा सकती हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। इस जनसंख्या संरचना की यदि हम बात करें तो जैसे सबसे पहले आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता तथा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ये वे चीजें हैं जो मापी जा सकती हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, जो काउंटेबल हैं। आयु को भी हम काउंट कर सकते हैं, लिंगानुपात को भी काउंट किया जा सकता है, साक्षरता को भी मापा जा सकता है, और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को भी मापा जा सकता है। तो इन चारों का जो अध्ययन किया जाएगा वो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत शामिल होगा। तो हम एक बार शुरू से देखें इस चीज को, शब्द को। जनसंख्या संरचना की परिभाषा में यह आ सकता है 1 नंबर का बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत। जनसंख्या संरचना में जनसंख्या की उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मापा जा सकता है। और विशेषताएं ये मुख्यतः आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। आज हम इन दो का अध्ययन करेंगे, आयु संरचना और लिंगानुपात का, और शेष दो का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, शुरू करते हैं आयु संरचना की। आयु संरचना के आधार पर विश्व की जनसंख्या को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक या जनसंख्या, 15 से 65 वर्ष तक के वयस्क या प्रौढ़, और 65 वर्ष से अधिक यानी वृद्ध। विश्व की जनसंख्या को ध्यान दीजिए, यहाँ विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व के संदर्भ में ये बातें की जाएंगी। विश्व के संदर्भ में विश्व की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। बालक जो 0 से 14 वर्ष तक के होते हैं, 15 से 65 वर्ष तक के वयस्क या प्रौढ़, और 65 वर्ष से अधिक वृद्ध। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह भी है, आपके सिलेबस में एक सेकंड पार्ट और है, भारत का भूगोल। ये विश्व का भूगोल है, वो भारत का भूगोल है। उसमें भी यही बातों की चर्चा की जाती है। उसमें भी आयु संरचना है, सब कुछ वैसा का वैसा ही,
लेकिन वहां क्या बदलाव होता है, भारत के भूगोल में ये 0 से 14 वर्ष ऐसा का ऐसा ही रहता है, 15 से लेकर यहाँ 60 वर्ष तक का हो जाता है, और इसके बाद यहाँ जो होता है वो 60 वर्ष से अधिक, यानी यहाँ और यहाँ अंतर आता है। वैश्विक मामले में वैश्विक स्तर पर जो वृद्ध व्यक्ति की आयु मानी गई है वो 65 वर्ष मानी गई है, जबकि भारत के अंतर्गत वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 वर्ष मानी गई है। इसका एक कारण है कि भारत के अंतर्गत जो जीवन प्रत्याशा है वो कम है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की अवधि हम कह सकते हैं। विदेशों के अंतर्गत, कई यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत काफी वृद्ध व्यक्ति भी अपने कार्य करने में सक्षम होता है, वह आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंड होता है। लेकिन भारत के अंतर्गत ये माना जाता है कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति ऑन डिपेंड नहीं रह पाता, व्यक्ति कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाता, इसलिए व्यक्ति को कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में रिटायरमेंट की आयु सरकारी नौकरियों में 60 वर्ष रखी गई है। कारण है 60 वर्ष के अधिक के व्यक्ति को वृद्ध माना गया है। तो अभी हम भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम विश्व की चर्चा कर रहे हैं। विश्व के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया जाता है, 15 से 65 वर्ष तक वयस्क कहलाते हैं, और 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति वृद्ध कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो पहला नंबर और तीसरा नंबर की जो जनसंख्या है, पहली और तीसरी, ये जनसंख्या आश्रित जनसंख्या कहलाती है, जबकि सेकंड नंबर की जो जनसंख्या है यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो क्या मतलब है इसका, आश्रित जनसंख्या का और कार्यशील जनसंख्या का, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या कहलाती है जो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। अपनी तमाम आवश्यकताओं के लिए, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यों के लिए जो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर है वह आश्रित जनसंख्या है। या हम दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक के जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, ये आश्रित जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं। अब ये कार्यशील जनसंख्या क्या है? कार्यशील जनसंख्या हम ये कह सकते हैं कि वह जनसंख्या जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होती है। आर्थिक गतिविधियां, वह जनसंख्या जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है वह कार्यशील जनसंख्या। अब एक नया शब्द आया आपके पास, आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधियों से आशय उन गतिविधियों से या उन क्रियाओं से है जिनको करने से अर्थ की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है। आप घर के बाहर जो भी कार्य कर रहे हैं या घर के अंदर कर रहे हैं, जिसको करने से यदि आपको पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो ऐसी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, कहीं आप ये सोचें कि कुछ और क्रियाएं भी ऐसी होती है जो वो करने से पैसा तो मिलता है लेकिन वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप घर से, आपको घर के किसी सदस्य ने घर के बाहर किसी काम से भेजा, यानी सब्जी लाने ही भेजा, आपको 100 रुपए दिए गए, 90 रुपए की सब्जी आई, 10 रुपए बचे, आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि 10 रुपए आप ही रख लो, तो आपको 10 रुपए मिले, किसके?
सब्जी लाने के, लेकिन ये आर्थिक क्रिया नहीं है, ये सिर्फ एक पुरस्कार है जो आपको प्राप्त हो रहा है। यदि नियम बना दिया गया है कि पर डे आपको ही सब्जी लेकर आनी है और इसके बदले में पर डे 10 रुपए आपको प्राप्त होंगे, तो फिर ये आर्थिक क्रियाओं में शामिल होगा। अन्यथा 1 दिन 2 दिन 4 दिन यदि आपको कुछ ऐसा मिल गया है घर के द्वारा एज ए पुरस्कार के रूप में, तो उसे आर्थिक गतिविधियों में नहीं कहा जाएगा। एक व्यक्ति जो घर के बाहर कार्य कर रहा है, किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों में शामिल होंगी। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, चिकित्सक के द्वारा इलाज करना, व्यवसायी के द्वारा व्यवसाय करना, ये सभी आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। तो शॉर्टली हम बात करें दोबारा से, आर्थिक गतिविधियां वह गतिविधियां हैं जिनको करने से अर्थ या धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। और जो जनसंख्या ये क्रियाएं करती है, उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और कार्यशील जनसंख्या के ऊपर निर्भर होती है आश्रित जनसंख्या। स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए ये पूरी तरह से कार्यशील जनसंख्याओं पर निर्भर हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं करती। एग्जाम्पल जैसे आप अभी संपूर्ण कार्यों के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे खान पान हो या अन्य प्रकार की कोई सुविधाएं। आपको 1 रुपए से लेकर 1 लाख या इससे अधिक की भी अगर राशि चाहिए, तो आपको अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि आप आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं है। तो ऐसे में आप आश्रित जनसंख्या कहलाएंगे। अब एक सवाल आपके मन में यह उठ रहा होगा कि जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक ही आश्रित जनसंख्या में शामिल होते हैं। आप कह सकते हैं मेरी आयु तो 16 वर्ष है, तो मुझे तो क्रियाशील जनसंख्या में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए जो वर्गीकरण किया गया है वो औसत किया गया है, एवरेज किया गया है। या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की गणना नहीं की गई है, या संपूर्ण रूप से एक औसतन गणना करके ये निकाला गया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कम आयु में ही व्यवसाय में लग जाते हैं, रोजगार में लग जाते हैं, तो उनकी भी गणना की जाएगी। तो यहाँ जो ये निकाला गया है आंकड़ा, वो औसतन आंकड़ा निकाला गया है, एक एवरेज निकाला गया है। तो ध्यान दीजिए, आयु संरचना के अंतर्गत 3 प्रकार की आयु को वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। एक 0 से लेकर 14 वर्ष जो बालकों की श्रेणी में आते हैं, 15 से लेकर 65 वर्ष जो वयस्क की श्रेणी में आते हैं, और 65 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो वृद्ध की व्यक्ति श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। आइए बात करें सेकंड टॉपिक, लिंगानुपात की। लिंगानुपात एक सामान्य परिभाषा प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात की एक सामान्य परिभाषा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। आज देखा जाए तो पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो तमाम देश ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात प्रतिकूल अवस्था में पाया जाता है। ये प्रतिकूल क्या होता है पहले वो चर्चा कर लेते हैं। लिंगानुपात को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से
कम होती है, स्त्रियों की संख्या कम जबकि पुरुषों की संख्या अधिक, तो ऐसी स्थिति या ऐसा लिंगानुपात प्रतिकूल लिंगानुपात कहलाता है। जबकि अनुकूल लिंगानुपात में स्त्रियों की संख्या अधिक व पुरुषों की संख्या व पुरुषों की संख्या दोनों ही कैसी हो, लगभग इक्वल हो, बराबर हो। कहने का आशय आज हमारे विश्व के अंतर्गत और विश्व के साथ हमारे देश की भी यदि हम बात करें तो वहां भी ये स्थिति सामने आती है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या में काफी कम है। ये आंकड़ा लगातार घटता चला जा रहा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर यह असंतुलन बहुत ज्यादा है, अर्थात स्त्री और पुरुषों के मध्य की खाई बहुत अधिक है। लेकिन अभी हमें चर्चा करनी है लिंगानुपात है क्या, कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, और जब स्त्रियों की संख्या कम हो और पुरुषों की संख्या ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति प्रतिकूल लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात की गणना करते कैसे वो देखिए। इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। वैश्विक संदर्भ में यदि आप बात करें, विश्व के संदर्भ में यदि हमें लिंगानुपात निकालना होगा तो हम इस सूत्र से निकालते हैं। कारण है विश्व के कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात अधिक है, अर्थात जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के संदर्भ में जो गणना की जाती है वो इस सूत्र से की जाती है, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। वहीं भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में यह सूत्र उल्टा हो जाता है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ज्ञात किया जा रहा है। तो लिंगानुपात निकालने के ये दो सूत्र हैं, वैश्विक स्तर पर यह और भारत के संदर्भ में ये। यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए, अगर ऐसा नहीं दिया गया है कि विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, तो सिर्फ आपको ये बात करना है। और यदि पर्टिकुलर दिया गया है कि वैश्विक संदर्भ में लिंगानुपात की गणना कीजिए, तब आपको इसकी चर्चा करनी है। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। वैश्विक स्तर पर सूत्र जो लगता है वो पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000 लगता है। वहीं भारत के संदर्भ में सूत्र लगता है वो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000 सूत्र लगाया जाता है। आज वैश्विक स्तर पर देखें चाहे भारत के संदर्भ में देखें, महिलाओं की संख्याएं लगातार कम हो रही हैं, लिंगानुपात कम है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लिंगानुपात में वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्याओं में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। भारत का हरियाणा राज्य लिंगानुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जबकि भारत का केरल राज्य लिंगानुपात के मामले में काफी आगे। केरल राज्य साक्षरता के मामले में भी आगे चल रहा है, जहां पर 93% साक्षरता यानी शिक्षित लोग हैं। खैर, साक्षरता की चर्चा हम बाद में करेंगे, आज अभी इसको ही देखते हैं। हमने दो चीजों का अध्ययन किया, ज्यादा विस्तार से हम नहीं चल रहे हैं, लिंगानुपात और आयु संरचना। जनसंख्या संरचना संबंधी जो बातें हैं शेष आगामी वीडियो में की जाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद।